औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम class, and welcome back to lecture number 3 for the course of partial differential equation. In our previous lecture we have derived the heat equation ut is equal to alpha square u double x, where alpha square is equivalent to kappa over 0. Kappa is basically the thermal conductivity of the rod, C is the specific heat of the rod, and rho is the density of the rod. Further, assume that both the end of the rod are fixed at 0 degree centigrade. The temperature at x is equal to 0 S0, and the temperature at x is equal to L is again 0. Further, assume that the initial temperature of the rod is given by some function f of x, unknown function. ओके, तो अपने प्रीवियस क्लास में हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया हुआ था। आज की क्लास में हमारा टास्क ये होगा कि कोई एक फंक्शन u ऑफ एक्स टी हम इस तरह कैलकुलेट कर ले कि वो इस पीडीई को सेटिस्फाई करे, मींस इस पीडीई का सोल्यूशन हो और इन बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर सके और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सके। आज के हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव यही होगा। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। सपोज y प्राइम प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0 एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज हमें दिया गया है और हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अप्रोच होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी फंक्शन वाला अप्रोच होगा। तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो ऑक्सिलरी फंक्शन है वो बनता है m प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम m के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें m की वैल्यू मिलती है m इज इक्वल टू माइनस लेमडा। ठीक है, सो क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन की के जो रूट्स है वो रियल वैल्यू आ रहे हैं तो हम इसका सोल्यूशन इसी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल टू c इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो ये हमारे साथ y ऑफ t ये हमारे साथ इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन गया। इसको आप अगर सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ये वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ सोल्यूशन है। वन पैरामीट्रिक फैमिली का मतलब है कि c के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। c की जगह अगर हम 1 लिख ले तो भी ये उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर हम इस तरह एक्सप्रेस कर ले कि y इज इक्वल टू 2 ई पावर माइनस लेमडा टी तो वो भी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इनफैक्ट ये जो वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ सोल्यूशन है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मौजूद है इसी प्रॉब्लम के। क्लियर हो गया? ओके, अब ये प्रॉब्लम आप अज्यूम कर ले सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम लेमडा यानी रूट्स के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें m की दो वैल्यूज मिलती हैं, प्लस माइनस आयोटा इनटू अंडर द रूट लेमडा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हमारे साथ इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं जिनका रियल पार्ट 0 है। तो अगर आपको याद होगा तो जब रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो उसके सोल्यूशन को फिर काज और साइन में एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्योंकि हमारे साथ रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो हम इसका सोल्यूशन इस तरह लिख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू c1 काज अंडर द रूट लेमडा टी प्लस c2 साइन अंडर द रूट लेमडा टी। अब इसी सिचुएशन में ये फंक्शन हमारे साथ टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन बनता है। इसमें दो पैरामीटर्स है c1 और c2। c1 और c2 में से आप कोई भी वैल्यूज इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर एग्जांपल तो
जो भी फंक्शन वाई ऑफ टी बनेगा वो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया? अब अपने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है उसकी तरफ आते हैं। जो मेन पार्शियल पीडी का जो मेन पार्ट था वाई टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि अज्यूम के प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, और अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो उस सोल्यूशन को हम अज्यूम करेंगे कि उसको हम दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ये u ऑफ एक्स टी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम जो इक्वेशन 1 में दिया गया है, और u ऑफ एक्स टी को हम x ऑफ x इंटू टी ऑफ टी की शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ t। x ऑफ x भी अननोन है, t ऑफ t भी अननोन है, दोनों अननोन क्वांटिटीज है। अगर हमें x ऑफ x मालूम हो जाए और t ऑफ t मालूम हो जाए तो दोनों के प्रोडक्ट से हम u ऑफ एक्स टी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। क्लियर हो गया? अब अज्यूम के इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन अगर इक्वेशन नंबर 2 के शेप में एग्जिस्ट हो रहा है तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें u डबल एक्स चाहिए। सो यानी u का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव, अगर इस पे विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे तो ये t ऑफ t एज अ कांस्टेंट डील होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है तो t पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम लिखेंगे x डबल प्राइम ऑफ x इंटू टी ऑफ t। ठीक है, अब अगर u का हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो u t ऑफ एक्स टी इक्वलेंट आएगा x ऑफ x इंटू टी डैश ऑफ टी के। ये दोनों एस्टिमेट्स u t का एस्टिमेट और u डबल x का एस्टिमेट, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ u ऑफ t is equal to alpha square into u double x. This is the value of u double x. Now we can simplify this equation. We can divide this equation by x of x and t of t. What we get? We get x double dash of x divided by x is equal to uh, t dash of t divided by alpha square t of t is equal to minus lambda square. ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाइड बाई टी पे डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, तो यहाँ पे बनेगा टी डैश डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स डबल डैश डिवाइड बाई एक्स। ये एक्स ऑफ एक्स इसी डिनोमिनेटर में आ गया, टी ऑफ टी इसी डिनोमिनेटर में आ गया, साथ ही साथ अल्फा स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमें ये क्वांटिटी मिलेगी, एक्स डबल डैश डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू टी डैश डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर टी। अच्छा, ये क्वांटिटी, ये इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि एक क्वांटिटी है जो डिपेंडेंट है एक्स पे, दूसरी क्वांटिटी है जो डिपेंडेंट है टी पे, और दोनों क्वांटिटीज सेम है। मींस अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ टी, जो कि कभी भी सेम नहीं होते। हाँ, सिर्फ एक ही केस में ये दोनों सेम हो सकते हैं कि अगर दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट हो, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वलेंट है माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर के, मींस किसी निगेटिव कांस्टेंट के इक्वलेंट है। ठीक है, ये निगेटिव साइन हमने यहाँ पर क्यों लिया, ये आगे चल के ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमने नेगेटिव क्यों लिया था यहाँ पे। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t is only possible if both of these things are constant is equal to minus lambda square। ठीक है, तो बेसिकली हमारे साथ दो इक्वेशन बन जाते हैं, x डबल डैश डिवाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर एंड t डैश डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर t इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई कर लें, सो हमें ये इक्वेशन मिलता है x डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर x ऑफ x इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन t डैश डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर t को सिंप्लीफाई करेंगे तो t डैश
ऑफ टी प्लस लेमडा इंटू अल्फा स्क्वायर टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। हमें दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गए। यहाँ पर हम u को कैलकुलेट करना चाह रहे थे, u को हमने एक्सप्रेस कर लिया x मल्टीप्लाइड बाई टी के। अब ये x जो फंक्शन है ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये t भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस x इसी प्रॉब्लम का सलूशन है और t इसी प्रॉब्लम का सलूशन है। अब दोनों को सॉल्व करके x और t कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले बाउंड्री कंडीशंस को भी देख लेते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस हमारे साथ क्या इंफॉर्मेशन। बाउंड्री पे भी हमने टेम्परेचर को 0 रखा हुआ था, u एट 0 t इज इक्वल टू 0, और दूसरे बाउंड्री पे भी टेम्परेचर को हमने 0 रखा हुआ था, u एट l t इज इक्वल टू 0। u को ये दोनों प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो u को हमने अज्यूम किया हुआ था u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी के। u की अजम्पशन हमने इस तरह की हुई थी, u इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी। सो u ऑफ 0t इक्वलेंट होगा x ऑफ 0 into t ऑफ t के, जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन 0 है। सो x एट 0 मल्टीप्लाइड बाई t एट t इज इक्वल टू 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन u एट एल टी इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x एट l मल्टीप्लाइड बाई t एट t इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन जाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन से यानी पहले इक्वेशन से ये पता चलता है कि x एट 0 0 है या t ऑफ t 0 है। तो t ऑफ t को हम 0 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर t ऑफ t 0 हो जाएगा तो यहाँ पर u ऑफ एक्स टी पूरा सोल्यूशन हमारे साथ 0 हो जाएगा, जो कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा। सो यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो टर्म है ये 0 नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x ऑफ 0 और x ऑफ l ये दोनों क्वांटिटी 0 हो। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट x एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड x एट l इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस जो फंक्शन x है, फंक्शन x को भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फंक्शन x का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो बाउंड्री कंडीशंस है वो सब मिला के हमारे साथ ये प्रॉब्लम बन जाता है, x डबल डैश ऑफ x प्लस लेमडा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, x एट 0 इज 0 एंड x एट l इज इक्वल टू 0। हमें एक ऐसा फंक्शन x कैलकुलेट करना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और 0 पर उसकी वैल्यू 0 आए और l पर भी उसकी वैल्यू 0 आए। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसको अज्यूम कर लेते हैं, जो फंक्शन t सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन t ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, t डैश ऑफ t प्लस लेमडा अल्फा होल स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है m प्लस लेमडा अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसका रूट है m इज इक्वल टू माइनस इंटू लेमडा अल्फा होल स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से हम फंक्शन t को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि t ऑफ t इज इक्वल टू c1 e पावर माइनस द रूट होल स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, इस प्रॉब्लम पे हमने ये टेक्निक अप्लाई कर लिया, ये टेक्निक हमने इस पे अप्लाई कर लिया, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो तरीका था। सो जो सॉल्यूशन का t का फंक्शन था उसके लिए हमारे साथ एक वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिल गई। t ऑफ t इज इक्वल टू c1 e पावर माइनस लेमडा अल्फा होल स्क्वायर t।
अब सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो x ऑफ x सेटिस्फाई कर रहा है वो है x डबल प्राइम ऑफ x प्लस लेमडा स्क्वायर x ऑफ x इक्वल टू 0, जो कि एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके साथ हमें दो बाउंड्री कंडीशन भी दी गई है, x एट 0 इज इक्वल टू 0, x एट l इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देख ले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका बनता है m स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लेमडा। रूट्स अगर इमेजिनरी आ रहे हो तो फिर उसका सोल्यूशन हम साइन और कास की शेप में एक्सप्रेस करते हैं। तो सोल्यूशन x ऑफ x को हम इस तरह लिखेंगे c1 cos लेमडा x प्लस c2 sin लेमडा x। दिस इज टू पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इस टू पैरामीट्रिक फैमिली से हमने अब वो कैंडिडेट सेलेक्ट करना है जिसकी 0 पे वैल्यू 0 हो और l पे वैल्यू भी 0 हो। तो सबसे पहले ये कंडीशन इम्पोज करते हैं कि x एट 0 मस्ट बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि c1 cos ऑफ 0 प्लस c2 sin ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। sin 0 तो 0 होता है, cos 0 होता है 1। तो ये कंडीशन इम्पोज करने से हमें ये पता चलता है कि c1 की वैल्यू को हमने फिक्स रखना है 0। सो अगर c1 को हम 0 पे फिक्स रख देते हैं तो सोल्यूशन हमारे साथ बनता है x एट x इज इक्वल टू c2 sin लेमडा x। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब दूसरा कंडीशन भी हमने इम्पोज करना है। दूसरा कंडीशन ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि x एट l इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब हम ये कंडीशन इम्पोज कर लेते हैं तो x एट l इज इक्वल टू c2 sin लेमडा x था, तो x की जगह हमने l सब्स्टिट्यूट कर लिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमारे साथ 0 आ रहा है, जिसके जिससे मुख्तलिफ किस्म के कंक्लूजन बन सकते हैं। एक कंक्लूजन ये बन सकता है कि C2 0 है, दूसरा ये कि साइन लेमडा L 0 है। अब C2 को हम 0 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर C2 को भी 0 कहेंगे तो x ऑफ x जो सोल्यूशन होगा वो हमारे साथ कंप्लीटली 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से u ऑफ xt हमारे साथ 0 हो जाएगा। तो हम एक ट्रिवियल सोल्यूशन में एंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि x ऑफ x बिल्कुल 0 नहीं है। सॉरी, C2 0 नहीं है। सो अगर C2 0 नहीं है तो ये साइन लेमडा L 0 होना चाहिए। सो दिस मीन्स साइन लेमडा L इज इक्वल टू 0। अच्छा, साइन लेमडा L अगर पाई के इक्वलेंट आ जाए तो साइन पाई 0 होता है। लेमडा L अगर 2 पाई के इक्वलेंट आ जाए तो साइन 2 पाई भी 0 होता है। लेमडा L अगर n पाई की इक्वलेंट आ जाए तो साइन लेमडा एल हमारे साथ 0 होगा, जिससे ये पता चलता है कि लेमडा हमारे साथ इक्वलेंट होगा n पाई डिवाइड बाई एल के। अगर लेमडा को हम सेलेक्ट कर ले n पाई डिवाइड बाई एल तो साइन लेमडा एल हमारे साथ 0 आएगा। ठीक है, ये लेमडा ये कौन सा कांस्टेंट है? ये वही कांस्टेंट है जो हमने इनिशियल स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ टी इक्वलेंट होगा किसी कांस्टेंट के। ठीक है, तो उस कांस्टेंट की हमें वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू है n पाई ओवर एल अंडर द रूट। ठीक हो गया। सो लेमडा की ये वैल्यू यूज करने से हमें सोल्यूशन मिलता है x n एट x इज इक्वल टू सी एन साइन n पाई x ओवर l। हमने यहाँ पे क्योंकि लेमडा की इस इक्वेशन में आप देख ले कि लेमडा की हमारे साथ n पाइनाट वैल्यूज है। n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये जो वैल्यू है ये साइन लेमडा एल 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पे भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेमडा की हमारे साथ लेमडा की इनफाइनाइट चाइसेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी है हमारे साथ। तो सारे सॉल्यूशंस को हम इसी शेप में एक्सप्रेस कर लेंगे कि x एट n n हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिख लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि x1 पहला सोल्यूशन, x2 दूसरा सोल्यूशन, x3 तीसरा सोल्यूशन। ठीक है, इज इक्वल टू सी एन साइन n पाई ओवर एल एक्स।
n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी ये प्रॉब्लम उसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी ये इक्वेशन ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे साथ इसी शेप में आ जाएंगे। x at n is equal to cn sin n pi over lx। हमें x के सॉल्यूशंस भी मालूम हो गए और t का फंक्शन भी हमें मालूम हुआ था। हमने इनिशियल स्टेज पे अज्यूम किया हुआ था कि u इज अ प्रोडक्ट ऑफ x एंड t। तो इसी एक्सप्रेशन से हम u के सारे सॉल्यूशंस, सारे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो एक्सप्रेस कर लेंगे u n ऑफ xt से इज इक्वल टू a n x ऑफ x है sin n पाई ओवर l x n टू e पावर माइनस n पाई ओवर l अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने t ऑफ t का जो सोल्यूशन था हमारे साथ, इसी सोल्यूशन में हमने लेम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। तो ये हमारे साथ t ऑफ t का एक्सप्रेशन है और ये x ऑफ x का एक्सप्रेशन है। an जो यहाँ पर बना हुआ है ये कांस्टेंट्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं cn और c1 के प्रोडक्ट को। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। अब हमारे साथ हमें un ऑफ xt मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए उसी प्रॉब्लम के, जो जो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ जो दो बाउंड्री कंडीशन है उनको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का था वो ये था कि अगर u1 और u2 दो सॉल्यूशन हो किसी लीनियर प्रॉब्लम के, तो उन दोनों का सम भी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ये हमने वेरीफाई भी किया हुआ था। तो वो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी एलिजिबल एप्लीकेबल होता है। आई मीन के अगर किसी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो u1 u2, तो उन दोनों का सम भी उसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो हमारे साथ यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है हमारे साथ, तो इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का सम भी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो इन सारे सॉल्यूशन का सम हम बना के इन सारे सॉल्यूशन का सम हम बना लेंगे और फाइनल सॉल्यूशन हम इसी शेप में लिख लेंगे कि हमारे साथ सॉल्यूशन जो है u ऑफ xt वो इन सारे सॉल्यूशंस का सम है। समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी a n sin n पाई ओवर l x e पावर माइनस n पाई ओवर l अल्फा होल स्क्वायर t। ठीक है, सॉल्यूशन हमें इसी शेप में अभी तक फिलहाल हमें इसी शेप में मिला हुआ है। ये सॉल्यूशन PDE को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस के इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेम आएंगे। ठीक है, यहाँ पर x की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट करें तो भी ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी। x की जगह अगर आप l सब्स्टिट्यूट करते हैं तो तब भी ये क्वांटिटी 0 आएगी। अब इसमें सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है an को हमने इस तरह सेलेक्ट करना है कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। इनिशियल कंडीशन ये था कि u ऑफ x एंड t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ x। जो हमने सोल्यूशन बनाया वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कांस्टेंट्स an को इस तरह इम्पोज करना है कि वो जो सोल्यूशन है वो हमारे साथ इस इक्वेशन को भी, यानी जो इनिशियल कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई कर सके। तो उसके लिए पहले जो साइन की ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है ये ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइन n पाई एक्स ओवर l और साइन m पाई एक्स ओवर l दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू l तो ये कंडीशनल वैल्यू हमें देता है। अगर ये m और ये n सेम हो, फॉर एग्जांपल दोनों 6 है या दोनों 7 है या 8 है, तो ये इंटीग्रल इक्विवेलेंट होता है l डिवाइड बाई 2 के। और सपोज के m और n सेम ना हो, मीन के n आपने 1 रख लिया, m रख दिया 2, तो इन दोनों का जो इंटीग्रल है 0l इंटरवल पे, तो वो इंटीग्रल 0 होता है। इसको आप जो एडिशन फार्मूला है, सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला है, उससे आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये कंडीशन हमारा यूज होगा कांस्टेंट an को कैलकुलेट करने में। अब जो सोल्यूशन हमने बनाया हुआ था, सोल्यूशन इस तरह बनाया हुआ था कि u ऑफ xt इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी a n sin n पाई ओवर l x
e पावर माइनस एन पाई ओवर एल अल्फा होल स्क्वायर टी। ये सोल्यूशन इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो इनिशियल कंडीशन हमारे साथ है u ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हम ये कंडीशन इस इक्वेशन पे इम्पोज कर लेते हैं, टी की जगह यहाँ पर भी जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ पर भी जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ इक्वलेंट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के, और ये राइट हैंड साइड हमारे साथ इक्वलेंट आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए एन साइन एन पाई ओवर एन एक्स। ये e पावर माइनस इंटू जीरो आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वलेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ए एन इस तरह सेलेक्ट करने हैं कि समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ये हमारे साथ इक्वलेंट आ जाए फंक्शन एफ ऑफ एक्स के जो गिवन फंक्शन हमें दिया गया। इसको थोड़ा सा इसी समेशन को थोड़ा सा एक्सपेंडेड शेप में लिख देते हैं ताकि समझ आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए एन मीन्स के a1 sin 1 पाई एक्स ओवर एल प्लस a2 sin 2 पाई एक्स ओवर एल प्लस e3 sin n पाई 3 पाई एक्स ओवर एल। तो इसको एक्सपेंडेड शेप में लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1 sin 1 पाई एक्स ओवर एल प्लस a2 sin 2 पाई एक्स ओवर एल प्लस e3 sin 3 पाई एक्स ओवर एल। अब ये a1 a2 a3 हमने कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड करते हैं साइन 1 पाई एल ओवर एक्स से, और फिर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू एल। तो ये जो पार्ट है ये बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स। राइट हैंड साइड पर भी इस तरह के ऑपरेशन चलेंगे, a1 इज इक्वल टू 0 टू एल साइन पाई एक्स ओवर एल साइन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। हमने साइन पाई ओवर एल एक्स से मल्टीप्लाइड किया, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, a2 साइन 2 पाई ओवर एल एक्स प्लस साइन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स प्लस a3 साइन 3 पाई ओवर एल एक्स इंटू साइन पाई ओवर एल एक्स। ये जो टर्म है साइन पाई ओवर एल एक्स, ये सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर ले, तो ये जो इंटीग्रल है, पहला जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल हमारे साथ इक्वलेंट आता है l डिवाइड बाई 2 के, क्योंकि यहाँ पर n और m के वैल्यूज सेम है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से आप रिकॉल करें इसको, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू भी 1 है, तो ये इंटीग्रल इक्वलेंट है l डिवाइड बाई 2 के। यहाँ पर n की वैल्यू है 2 और m की वैल्यू है 1 जो कि सेम नहीं है, तो ये इंटीग्रल हमारे साथ 0 हो जाएगा। अगला जो टर्म है उसमें 3 पाई ओवर एल एक्स है और पाई ओवर एल एक्स है, तो उनके भी जो आर्गुमेंट्स है वो भी सेम नहीं है, वो इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। सो हमारे साथ सिर्फ एक ये a1 मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सो a1 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2 था यहाँ पर, तो उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन n साइन 1 पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। a1 को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एनालॉगसली a2 को अगर कैलकुलेट करना हो तो a2 यहाँ पर 2 पाई एक्स ओवर एल आ जाएगा। इसी इसको प्रोसेस को ज़रा रिपीट कर ले, मल्टीप्लाइड कर ले साइन 2 पाई एक्स ओवर एल से और इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम 0 टू एल, तो आपको a2 के लिए ये एक्सप्रेशन मिलेगा 2 ओवर एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन 2 पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ठीक हो गया। a3 के लिए साइन 3 पाई एक्स और एल से मल्टीप्लाइड करना होगा। सो जनरली हम इस तरह लिख सकते हैं कि a n इज इक्वल टू 2 ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अगर कांस्टेंट्स a n हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा u ऑफ एक्स टी का, ये जो सोल्यूशन बनेगा ये सोल्यूशन इनिशियल कंडीशन को भी, यानी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए एन के लिए हमारे साथ ये जो एक्सप्रेशन है ये सोल्यूशन के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन को फाइनल शेप में हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए एन साइन n पाई ओवर एल एक्स ई पावर माइनस n पाई ओवर एल अल्फा होल स्क्वायर टी, और इसी सोल्यूशन में कांस्टेंट a n डिपेंड होंगे।
an will be defined by the relation 2 divided by L integral from 0 to L f of x sin n pi over L x dx। an को इसी फार्मूले के तहत कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये सोल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और इनिशियल कंडीशंस जो दी गई है वो भी सेटिस्फाई होगी। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। A rod of 10 meter having specific heat 0.5, thermal conductivity 6 and density 4. If the initial temperature of the rod is f of x is equal to x into 10 minus x, then design the PDE of the experiment. Construct the first 5 terms of the solution. ठीक है, सोल्यूशन के पहले 5 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। ये इनफाइनाइट टर्म्स है सोल्यूशन में। n इज इक्वल टू 1 के लिए एक टर्म, n इज इक्वल टू 2 के लिए दूसरा टर्म। इस तरह अगर हम देखेंगे तो ये इनफाइनाइट टर्म्स बनते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिर्फ पहले 5 जो टर्म्स है वो कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि 5 टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द रॉड एट t is equal to एट द मिड ऑफ द रॉड एट t is equal to 3। यानी एट टाइम t is equal to 0 रॉड की मिड पे क्या टेम्परेचर होगा, एट टाइम t is equal to 3 रॉड के मिड पे क्या टेम्परेचर होगा, और एट टाइम t is equal to 5 रॉड के मिड का टेम्परेचर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन के ये ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिजाइन कर लेते हैं। c की वैल्यू है 0.5, केपा की वैल्यू है 6, रो की वैल्यू है 4। सो केपा और सी रो से हमने अल्फा स्क्वायर बनाया था। सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ आ गई 3। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह ले सकते हैं, यू टी इज इक्वल टू 3u डबल एक्स। अल्फा स्क्वायर की जगह आ गया हमारे साथ 3। अब दोनों जो एंड थे रॉड के वो हमने फिक्स किए हुए थे 0 पे। यू एट 0 टी इज इक्वल टू 0 एंड यू एट एल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल कंडीशन जो हमें बताया गया है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 माइनस एक्स। तो इसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर लेंगे कि यू एट एक्स एंड टेम टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 माइनस एक्स। ये हमारे साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट एक बन गया, जो इस फिनोमेना के लिए जो यूज होगा। अब इसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सोल्यूशन में हमने सिर्फ ये स्पेसिफिकेशन सब्स्टिट्यूट कर देने हैं, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए एन साइन एन पाई ओवर 10 एक्स इंटू ई पावर माइनस 3 एन पाई ओवर 10 होल स्क्वायर टी। यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ली और एल की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ली। अब ए एन डिपेंड होगा, ए एन इज इक्वल टू 2 ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल, एल इज 10 इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें बताया गया है कि एक्स इंटू 10 माइनस एक्स है, और साइन एन बाई एक्स ओवर एल डी एक्स। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस सोल्यूशन में इनफाइनाइट टर्म्स मौजूद है। हमने सिर्फ पहले 5 टर्म्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो पहले 5 टर्म्स के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें a1 a2 a3 a4 और a5 की वैल्यूज चाहिए होगी। ठीक है, तो वो वैल्यूज हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। a1 की वैल्यू है 2 ओवर 10 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 10 x इंटू 10 माइनस x साइन पाई ओवर 10 x dx। ये इंटीग्रल मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई 25.8। E2 के लिए हमें n is equal to 2 सब्स्टिट्यूट करना है। So the initial function multiplied by sin 2 pi x over 10 dx। ये इंटीग्रल मेरे साथ 0 आ रहा है। थर्ड इंटीग्रल a3 के लिए हमने n is equal to 3 सब्स्टिट्यूट कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई मेरे साथ 0.95। इस तरह फोर्थ इंटीग्रल, फोर्थ कांस्टेंट हमारे साथ n is equal to 4 पे बनेगा। सो उसकी वैल्यू आ रही है 0। इस तरह फिफ्थ कांस्टेंट के लिए f5 के लिए आप n is equal to 5 सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपको
ए पाइप की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 0.2। अब इन वैल्यूज से आपने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a1 sin 1 pi x over l e पावर माइनस 3 इंटू 1 पाई ओवर 10 होल स्क्वायर टी प्लस a2 0 है तो उसका टर्म भी 0 हो गया प्लस a3 इंटू साइन 3 पाई ओवर 10 एक्स प्लस इंटू e पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 9 पाई ओवर 10 होल स्क्वायर टी प्लस a4 विच इज 0 a पाइप इज 0.2। सो ये जो फंक्शन है ये हमारे साथ सोल्यूशन का पाइप टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हो गया उस प्रॉब्लम का। अब हमें थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रॉड के मिड पॉइंट पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है डिफरेंट टी पे एक टाइम टी इज इक्वल टू 0 3 और 5 पे। तो मिड पॉइंट अब द रॉड एक्स इज इक्वल टू 5 पे आएगा क्योंकि रॉड की लेंथ है हमारे साथ 10। तो मिड पॉइंट पे एक्स की वैल्यू होगी 5। सो हमने इसमें एक्स इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करना है और टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो टी की जगह 0। ठीक है तो एक्स की जगह 5 आप सब्स्टिट्यूट कर ले टी की जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपको यू एट 5 एंड 0 मिलेगा 25.05। टाइम टी इज इक्वल टू 3 अगर आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो टी इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर ले इस इक्वेशन में एक्स की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपको मिड पॉइंट पे जो 3 सेकंड बाद जो टेम्परेचर होगा वो मिल जाएगा। हम 5 सेकंड बाद जो टेम्परेचर होगा उसके लिए आप टी इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट कर ले। इन शॉर्ट के रॉड के सारे पॉइंट्स के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू अगर हम फॉर एग्जांपल 8 यूज करते हैं तो ये कोई दूसरा डिफरेंट पॉइंट होगा रॉड का। ठीक है तो ओवरऑल रॉड के जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स पे टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन हमारे साथ इस सोल्यूशन में आ गई। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे डिस्कशन होगी। उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिजाइन करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिजाइन करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।